सब खराब कर दिया। सिटी 4 सिटी 2 गाड़ी एक प्रकार से माननीय राज्यपाल महोदय का आगमन हमारे इस परिसर में हो चुका है। हम तहे दिल से इनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज के 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में माननीय राज्यपाल महोदय विद्यालय सबौर एवं एक्सलेंट विजन फाउंडेशन EVF बिहार। और अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। नमस्ते। शुभम करोतु कल्याणम आरोग्य सुख संपदम द्वेष। जी हाँ, ये हमारी परंपरा है। हम किसी भी शुभ कार्य का आरंभ दीप प्रज्वलन के साथ करते हैं ताकि दीपक की लौ की तरह हमारे भी स्वागत करिए बिहार का गौरव GI टैग प्राप्त मिथिला मखाना की माला के स्वागत किया जा रहा है। इसके साथ ही मैं पुनः आपसे आग्रह करूंगी, स्वागत करें महोदय मंत्री जी जुड़े हुए हैं, श्रद्धेय श्री मंगल पांडे जी, और उनके साथ व्यक्तिगत रूप से साथ ही स्वागत करें राम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसके बाद स्वागत कर सर आप सभी को मैं विद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ एवं हमारे बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के माननीय कुलपति महोदय को आमंत्रित करना चाहूंगी स्वागत भाषण के साथ। हमारे आभासी रूप से जोड़ गए हैं और यह दर्शाता है माननीय राज्यपाल महोदय जी का कि हमारे ढांचा शिक्षा अनुसंधान और प्रसार शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए राज्यपाल महोदय द्वारा प्रोफेसर राज नारायण यादव जी को इन्हें ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा दिया जा रहा है। माननीय कुलपति महोदय के उत्साह हमेशा करते हैं और आज आपकी बारी है। की शिक्षा की गुणवत्ता के लिए भी सर हमेशा काम करते रहते हैं और इसका परिणाम ये है कि विश्वविद्यालय द्वारा जो 600 से अधिक छात्र छात्राएं BPSC द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में सफल हुए। और मैं आपको बता दूं माननीय बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं आप सभी से निवेदन करूंगी विमोचन करें लीची बॉक्स। जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। माननीय राज्यपाल महोदय का यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। इसके साथ ही मैं पुनः आपसे साथ ही स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। आपसे निवेदन है स्वागत करें प्रोफेसर राज नारायण। In the recent years, climate change has become a major threat to our agri-food systems in India, and Bihar is particularly vulnerable. Climate change and extreme weather events, specifically heat waves and prolonged droughts, ultimately rainfall and emerging pests. शुभम करोतु कल्याणम आरोग्य सुख संपदम द्वेष बुद्धि विनाशः।
आत्मज्योते नमोस्तुते। आत्मज्योते बहुत धन्यवाद सर। इसकी बात पुनः आप से निवेदन करूंगी, स्वागत करें डॉक्टर पीवी वारा। अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आभासी रूप से जुड़े हुए हमारे विशिष्ट अतिथि श्री मंगल पांडे जी, कृषि एवं स्वास्थ्य मंत्री का भी मैं स्वागत करता हूं। मंचासीन अतिथि देश के प्रतिष्ठित उद्यान वैज्ञानिक डॉक्टर एपी सिंह, द फॉर्मर डिप्टी डायरेक्टर जनरल हॉर्टिकल्चर साइंस ICAR न्यू दिल्ली का भी मैं स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। डॉक्टर पीवी बारा प्रसाद, डायरेक्टर फील्ड द फ्यूचर इनोवेशन लैब, कांसास स्टेट यूनिवर्सिटी USA से आज हमारे बीच मंच आसीन है, जो कि सम्मानित अतिथि हैं। मैं आपका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक उन्नति के लिए भारत का पूरा सहयोग रहा है और भारत के स्वतंत्रता सेनानी से स्वतंत्रता के लिए और नेपाल सब हर समय तत्पर रहा। जहाँ तक ये आर्थिक उन्नति का सवाल है, कृषि क्षेत्र में खास करके बॉर्डर साइड में भारत बिहार और यूपी साइड में जुड़ा हुआ है नेपाल का। यहाँ का जैसे महानुभाव होते हैं, सबका स्वागत करना मेरा कर्तव्य बनता है, ऐसा मैं मानता हूं। इसलिए अभी यहाँ बैठे हुए मंच पर या यहाँ सभागार में उनका मैं स्वागत करता हूं। बहुत ही एक अच्छा कार्यक्रम आज यहाँ संपन्न हो रहा है। ऐसे कार्यक्रम आज और कल होने वाला है। 2 दिवसीय यह संगोष्ठी है और इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में आप जैसे महानुभाव और इस विषय को लेकर आज और कल आने वाले ऐसे 2 दिनों में जो संगोष्ठी, वार्तालाप, चर्चा, विमर्श होने जा रहा है, उसके बारे में पूरी तरह मैं अनभिज्ञ हूं। मैं इसके बारे में कुछ जानता ही नहीं, इस विषय के बारे में। लेकिन आप सब इसके लिए मुझे लगता है सक्षम है। आप ही इस पर कुछ न कुछ विमर्श करके इसका एक ठीक ढंग से, आवश्यक रूप से केवल बिहार के लिए नहीं परंतु अपने देश के लिए जो भी निचोड़ आप देने वाले हैं, नवनीत आप देने वाले हैं, उसका मैं कुछ दृश्य देख रहा हूं। मंच पर जो बैठे हुए हैं सभी महानुभाव हैं, उनका उद्बोधन आपने सुना होगा और उनके उद्बोधन के बाद आपको लगा होगा कि अभी क्या बाकी है, राज्यपाल अभी क्या बोलने वाले हैं। बिल्कुल सही विचार आपके मन में आ रहे हैं। यहां बैठे हुए सभी महानुभावों के बीच मैं अकेला ही ऐसा हूं जिसे अंग्रेजी में ऑड मैन आउट कहते हैं, ऑड मैन होता है। बाकी सब एक इस विचार पर निष्कर्ष कृषि विश्वविद्यालय क्लासरूम में नहीं होना चाहिए। इट हैज टू बी ऑन द फील्ड्स। कृषि विश्वविद्यालय, उसके अनुसंधान, उसका अध्ययन, उसका चिंतन जमीन पर होना चाहिए, बाहर होना चाहिए। क्लासरूम में हम क्या पढ़ पाएंगे, क्या अध्ययन करेंगे, क्या निष्कर्ष निकालेंगे, कहां संशोधन करेंगे, कहां अनुसंधान होगा। बाहर जाने की आवश्यकता है। हजारों वर्षों से, जिसका यहां उल्लेख भी हुआ, हजारों वर्षों से हमारे बीच जो किसान काम कर रहे थे, उन्होंने हमारा भरण पोषण तो किया ही है। उन्होंने यहां अनेक प्रकार के खाद्य निर्माण किए। अपेक्षा है, उसके उत्पाद नहीं आ रहे हैं, क्वालिटी नहीं मिल रही है, इसके ऊपर क्या करना चाहिए, इस सोचने के लिए पूरी दुनिया के वैज्ञानिक मजबूर हो गए हैं।
और देखते कहाँ हैं? हमारी ओर देख रहे हैं। हमारा अनुसंधान कैसा था? विदेशों के लोगों का भी हम भरण पोषण करते थे, पालन करते थे। इसके अनेक सारे उल्लेख मिलते हैं अपने सभी पुस्तकों में। आपने अगर पढ़ा, अपने आयुर्वेद का नाम सुना है, आप जानते भी हैं आयुर्वेद क्या है। लेकिन हैरानी की बात है, आयुर्वेद जो हम सबको कुछ ना कुछ दवा देता है, औषधियां सुझाता है, उसके लिए जो करता है, आयुर्वेद ने इसका भी विचार किया है, इसका वृक्षों का। आयुर्वेद का एक प्रकरण ऐसा है, उसका नाम ही है वृक्ष आयुर्वेद। पेड़ों के आयुर्वेद, पेड़ों में भी ऐसी कुछ समस्या आ सकती हैं, जैसे मेरे भीतर आती है, मेरे शरीर में आती है। इसके लिए पेड़ों में, वृक्षों में जो भी समस्याएं आते हैं, उसके ऊपर उपचार कैसे करना चाहिए, उसका नाम है वृक्ष आयुर्वेद। ये मेरा नाम नहीं है, समझना। वो प्राकृतिक खेती की, प्रकृति ने हमको सब कुछ दिया है। पुराने उस जमाने में सिर्फ एक देसी गाय बस अपने घर में रहनी चाहिए थी, और देसी गाय होती थी। आज की तरह हाइब्रिड गाय नहीं होती थी। हम इंपोर्ट करते हैं ना बाहर से गाय, क्यों? बहुत बड़ी मात्रा में दूध देती है, लेकिन वो दूध हमारे शरीर के भीतर जाकर हमको पचता नहीं। देसी गाय का दूध हम जब लेते हैं, तब ये हमारे शरीर का भरण पोषण होता है। लेकिन यह गाय केवल दूध देती थी ऐसा नहीं, गाय का मूत्र हो, गोबर हो, इन सबको मिलाकर खाद बनता था। हमारे उस आयुर्वेद में कहा भी गया है, वृक्ष आयुर्वेद के बारे में, और कृषि के अनुसंधान में कहा भी गया है कि वृक्ष या खाद कैसे होता है, अपने उत्पाद कैसे होते हैं, किसान किस तरह काम करता है। वो यही कहते थे उस समय के जमाने में कि हवा, पानी और जमीन, इन तीनों चीजों की आवश्यकता होती है ना। जंगल में वृक्ष जो होते हैं, उसको हम खाद देते हैं क्या? उसकी हम निगाह रखते हैं क्या? उसको हम कैसे क्या करना है बताते हैं क्या? कुछ नहीं करते। पेड़ बढ़ते जाते हैं, कितने बढ़ते हैं? हवा, पानी और जमीन, बस इतना काफी होता है। ठीक है, आपको और अच्छे ढंग से करना है तो उसके ऊपर अनुसंधान भी हो चुके हैं। और प्राकृतिक खेती आज जो हम कभी कभी नाम सुनते हैं, पता नहीं कितनी बड़ी मात्रा में इससे हम अनुभूत होते हैं, इसको हम समझते हैं। परंतु प्राकृतिक खेती जब हमारे बीच आती है, तब एक नया अंदाज पूरे सामने आ जाता है, नया चित्र हमको सामने दिखता है। मेरे पूर्व एक वक्ताओं ने मेरा उल्लेख किया हिमाचल में रहने का। हिमाचल में मैं राज्यपाल था, तो उस प्राकृतिक खेती के आधार पर वहां आज खेती हो रही है। आज की तारीख में लगभग 2 लाख किसान, अपने कृषक बंधु, इस पद्धति का अवलंबन करके इस प्राकृतिक खेती के आधार पर ही उस खेती का उत्पाद कर रहे हैं। बेस एग्रीकल्चर वाला कॉलेज मुझे चाहिए, स्कूल चाहिए, जहां मैं शॉर्ट ड्यूरेशन के, शॉर्ट टर्म के कुछ कोर्सेस बना सकूं, जो उसको प्रवृत्त करेगा कि वापस जाकर अपने मिट्टी में काम करो, वहां से धान का उत्पाद करो। नौकरी वाला मुझे नहीं चाहिए। आज हमारे बीच अगर कोई यहां छात्र है तो मुझे माफ करना बेटा, लेकिन मुझे लगता है कि आपके मन में ऐसा आना चाहिए, मैं बीएससी एग्रीकल्चर या एमएससी कर वहां बाहर जाकर किसी के बोलूंगा मेरा ये सर्टिफिकेट है, मुझे नौकरी दे दो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। बिल्कुल नहीं होना चाहिए ऐसा। हमारी शिक्षा इस दिशा में हमको लेकर जानी चाहिए कि हम कुछ ना कुछ वर्ग किसी के नौकर नहीं बनेंगे,
मैं खुद के पैरों पर खड़ा होकर दूसरों को नौकरी देने वाला बनूंगा। ये सोच हमारी होनी चाहिए। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आवर एजुकेशन हैज टू गिव अस। इतने वर्षों से हमारी शिक्षा ने हमको नौकर ही बनाया है। लेट अस थिंक डिफरेंटली नाउ। विकसित भारत का सपना हम देख रहे हैं। 2047 में हम इस भारत को विकसित रूप का उसका रूप देखना चाहेंगे। पूरे दुनिया भर के लोगों ने कहना चाहिए भारत अब विकसित हो चुका है। ऐसे होगा नौकर बनाकर, नौकरियां कर कर। मेरा देश विकसित तब बनेगा सब मेरे देश का युवा ऐसी सोच लेकर आगे बढ़ेगा कि मैं कुछ ना कुछ करके यहां दिखाऊंगा, मेरे पैरों पर खड़ा होकर रहूंगा और दूसरों को नौकरी देने वाला बनेगा। आई एम नॉट ए जॉब सीकर बट जॉब गिवर। निश्चित रूप से रहेंगे, निश्चित रूप से रहेंगे। और उस समय का 2047 का मेरा भारत विकसित रूप से सबके सामने आएगा। किसके आधार पर? आप लोगों के आधार पर, आप लोगों के कार्यकलापों से, आप लोगों की सोच के आधार पर मेरा देश विकसित बनने वाला है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर एमिंग एट। यही हम करना चाहेंगे। मुझे लगता है इस दिशा में हमको जाने की आवश्यकता है। पूरे प्रदेश में आय बढ़नी चाहिए। यहां अनुसंधान होता है, अनुसंधान ये 4 दीवारों के बीच होता है, लेकिन उसका लाभ जो मिट्टी में काम करने वाला मेरा किसान बंधु है उसको होना चाहिए। उसके तहत, उसके माध्यम से होना चाहिए। उसको समझ में आना चाहिए कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय के सभी जो अपने वैज्ञानिक हैं उन्होंने क्या सोचा है और हमारे लिए क्या किया है। तब जाकर उस किसान को लगेगा कि यह कृषि विश्वविद्यालय मेरे लिए है, मेरे लिए है। को करना चाहिए। I totally don't believe in urbanization of our villages. हमारे गांव शहर की ओर नहीं जाने चाहिए, उसका शहरीकरण नहीं होना चाहिए। शहर में हम देखते हैं ना क्या अवस्था है। किसी को बैठने की जगह नहीं है, उठने की जगह नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, कुछ करने के लिए नहीं है। ऐसे हमारे गांव होने चाहिए। मेरे गांव आज जैसे हैं वैसे ही रहने चाहिए, लेकिन वहां सभी सुविधाएं आएंगी, सब प्रकार की समृद्धि आएगी, वहां सब प्रकार की सुबत्ता आएगी, संपत्ति आएगी और गांव में रहने वाला मेरा भाई मेरी बहन खुश रहनी चाहिए। ये अर्बनाइजेशन, शहरीकरण नहीं चाहिए हमको। इस दिशा में भी हमको यहाँ प्रयास करने की आवश्यकता है। कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था तब जाकर बढ़ेगी कि मेरा गांव में रहने वाला बंधु वहीं रहकर अपनी उपजीविका करेगा, वहीं जाकर उसकी संपत्ति और समृद्धि मिलेगी। इसका हमको चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है। नहीं तो हम बाहर ऐसे ऐसे बातें करेंगे। मुझ जैसा आदमी यहां आकर खड़ा रहेगा, जोर शोर से भाषण करेगा और आप तालियां बजाएंगे, कितना अच्छा भाषण किया इसने। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस। उसकी सोचते हैं, उसके लिए वो चाहते हैं विकसित भारत। विकसित भारत का मतलब अर्बनाइजेशन नहीं है। विकसित भारत का मतलब गांव में रहने वाला हमारा जो भाई है, मेरी जो बहन है, उसका विकास होना चाहिए, शहर के लोगों का नहीं, उसका शहरीकरण नहीं। इस दिशा में हम सब विचार करेंगे। आज और कल मैं देख रहा था वो उसका शेड्यूल, उसमें बहुत अच्छे लोग आप सबके सामने विषय रखने वाले हैं। उल्लेख कर रहे थे ना कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आय दुगनी होनी चाहिए। आय दुगनी कैसी हो जाएगी? फर्टिलाइजर्स का उपयोग करके, केमिकल्स का उपयोग करके और अपने जमीन की जो उत्पादन क्षमता है उसको कम करके हमारी आय बढ़ेगी। इस जमीन की अगर हम उत्पादन क्षमता, उसका स्तर जब बढ़ाएंगे तब जाकर हमारी आय दुगनी हो सकती है। वहां इस क्षेत्र में काम करने वाले अनेक लोग आते हैं और अच्छे अच्छे किसान मैंने हिमाचल में देखा, शिमला में देखा, मंडी में देखा और धर्मशाला में देखा, पालमपुर में वहां
वहां कृषि विश्वविद्यालय इसी को लेकर अनुसंधान कर रहे हैं। सोलन का कृषि विश्वविद्यालय हमारी प्राकृतिक खेती का पूरे के लिए अभ्यासक्रम बना रहे हैं। क्या अनुसंधान करेंगे? खुशी इस बात की है कि दुनियाराम जी इस पर ध्यान देकर काम कर रहे हैं, अनुसंधान के ऊपर। अगर इस अनुसंधान के ऊपर हमको काम करना है तो ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा, वातावरण बनाना पड़ेगा, और हम सबको एक ध्यान में रखने की आवश्यकता है। मैं पता नहीं यहां कितने हमारे विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, लेकिन कृषि के बारे में आपका अभ्यास पूर्ण हो जाएगा, आपके हाथ में डिग्री आ जाएगी, तो डिग्री के बाद करेंगे क्या आप? मैं आपको एक किस्सा बताता हूं कि डिग्री को लेकर आप किसी न किसी ऑफिस में जाएंगे ना, मेरे पास ये बीएससी एग्रीकल्चर है या एमएससी एग्रीकल्चर है, मुझे कहीं ना कहीं कृषि विभाग में नौकरी दे दीजिए। मैं गोवा से आता हूं। गोवा में उस समय मैं जिस क्षेत्र से चुन के आता था, मैं वहां मंत्री भी रह चुका हूं और मैं वहां का विधानसभा का अध्यक्ष भी था। जब मैं विधानसभा का अध्यक्ष था, आपने एक नाम सुना होगा, मनोहर पर्रिकर, और बाद में आपने रक्षा मंत्री भी थे। उस समय वो वहां के मुख्यमंत्री थे, हम दोनों साथ में ही काम करते थे। तो मैंने एक दिन, मनोहर पर्रिकर मुख्यमंत्री थे, तो मैंने मुख्यमंत्री जी के पास वहां जाकर मनोहर को काम, एक दूसरे के साथी थे, साथ में ही काम करने वाले थे। तो मैंने मनोहर को कहा कि देखिए मुख्यमंत्री जी, कि मैं एक एग्रीकल्चर स्कूल खोलना चाहता हूं। तो मनोहर मुझे कहने लगा, नहीं नहीं ऐसा मत करो राजन, ऐसा मत करो। तो मैंने कहा क्या करो? आप स्कूल मत खोलो, मैं आपको बीएससी एग्रीकल्चर के लिए कॉलेज खोलने की अनुमति दे देता हूं, आप बिना मांगे मैं दे दूंगा। गोवा में बीएससी एग्रीकल्चर वगैरह कॉलेज तो था ही नहीं, एग्रीकल्चर पिछले वर्ष ही शुरू हुआ है। इतने दिनों में एग्रीकल्चर का कॉलेज गोवा में नहीं था। तो मनोहर मुझे कहने लगे कि नहीं, आप इसको कॉलेज खोल दीजिए, एवं विद्यार्थी लाभान्वित हो सकेंगे। मैं इस संगोष्ठी के आयोजकों और प्रतिभागियों एवं विशेष रूप से कुलपति डॉक्टर DR सिंह जी को धन्यवाद एवं बधाई देता हूं, और ये दो दिनों की संगोष्ठी सफलतापूर्वक संपन्न हो, इसकी कामना भी करता हूं। मैं अपने माननीय राज्यपाल जी का फिर से एक बार हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आप लगातार बिहार के विकास के लिए हम सब लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। बिहार के विकास के साथ कृषि क्षेत्र का विकास, किसानों का विकास, और किसानों के विकास के लिए उसके विश्वविद्यालय और उसमें पढ़ने वाले हमारे छात्र छात्राएं, उनके लिए अनुसंधान की व्यवस्था। अभी 2 दिन पूर्व ही कैसे मखाना का उत्पादन पूरे राज्य में बढ़े और मखाना के माध्यम से बिहार की ख्याति भी बढ़े और एक्सपोर्ट भी बढ़े और मखाना उत्पादक किसानों का आय भी बढ़े, उस पर भी आपका मार्गदर्शन मिला। अभी 2 दिनों के बाद फिर आपके द्वारा बिहार के आमों का प्रदर्शनी लगाया जा रहा है, और पूरे देश और दुनिया में किस प्रकार से जो किसान हमारे आम का उत्पादन करते हैं, उसकी ख्याति पूरे देश और दुनिया में हो, ताकि उसका भी हम एक्सपोर्ट कर सके, उस व्यापार को भी आगे बढ़ा सके। एक्सपोजर जो बिहार के आम का है वो और लोगों तक पहुंच सके। ये सारा लगातार आपके द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि बिहार के विकास में आपके इन सारे प्रयासों का फलाफल आपको देखने को मिलेगा। मैं एक बार सब अपने प्रतिभागियों को, सभी आयोजकों को पुनः अपनी ओर से आभार व्यक्त करता हूं, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना। इस विषय को ध्यान में रखते हुए हम आगे भी काम करते रहेंगे। सरकार के नीति निर्धारण में भी इन शब्दों का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे जो आज संगोष्ठी का विषय रखा गया है। आप सबों का हृदय से आभार व्यक्त करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय बिहार, जय विज्ञान, जय किसान, नमस्कार। तो मालूम है कि 1905 में पहली बार बिहार में ही कृषि अनुसंधान की शुरुआत हुई थी, और 1908 में बिहार कृषि महाविद्यालय सबौर में कृषि शिक्षा की नींव, एग्रीकल्चर एजुकेशन का नींव
1908 में रखा गया था और इसी की महत्ता को देखते हुए 2010 में कृषि विश्वविद्यालय की आधारशिला भी 5 अगस्त 2010 को हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कर कमलों द्वारा इसकी स्थापना भी की गई थी। और संग ही बिहार कृषि आधारित राज्य होते हुए भी जिस तरीके से विकसित होना चाहिए था कृषि के क्षेत्र में और उसके माध्यम से जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था हमारी बेहतर होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। फिर 2008 में 2005 में एनडीए की सरकार बिहार में बनी और 2005 में जब एनडीए की सरकार बनी उसके बाद से सरकार का फोकस था बिहार कृषि प्रधान राज्य है, हमारा इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस्ड है। आज भी लगभग 69-70% लोग एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी पे ही सरवाइव करते हैं। तो हमारी सरकार ने 2008 से बिहार में एक कृषि रोड मैप बना के काम शुरू किया कि हम कैसे बिहार को विकास के रास्ते पे कृषि के माध्यम से आगे ले जा सकते हैं। और कृषि रोड मैप बनाकर कृषि और उससे संबद्ध क्षेत्रों के चहुमुखी विकास के लिए हम सब लोगों ने प्रयास किया। पहला जो हम लोगों का कृषि रोड मैप आया वो 2008 से 12 तक आया। फिर दूसरा कृषि रोड मैप 2012 से 17 तक आया। तीसरा कृषि रोड मैप 2018 से 22 तक आया। और इसका परिणाम ये हुआ कि 2012, 13, 16 में हम सब लोगों ने देखा कि हमारे राज्य के अंदर चाहे वो मक्के का उत्पादन हो, धान का उत्पादन हो, गेहूं का उत्पादन हो, इन सभी चीजों में उल्लेखनीय प्रगति बिहार ने किया। और महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा भी सरकार को कृषि कर्मण पुरस्कार बिहार को प्राप्त हुआ। 2017 और 18 में गेहूं के उत्पादन में उत्कृष्ट उत्पादन बिहार ने किया और राज्य को क्रमशः चौथी एवं 5वीं बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला। मतलब कुल मिला के हम सब लोगों ने ऐसे पॉलिसीज बनाए बिहार के अंदर जिसके कारण कृषकों का उत्साह बढ़ा, किसानों का उत्साह बढ़ा। हमने बीज, खाद, सिंचाई जो मूल आवश्यकताएं होती हैं कृषि की उन सारी क्षेत्रों पे फोकस किया और कैसे उत्पादन बढ़ाया जाए उस क्षेत्र में भी हमने ध्यान दिया। और राज्य के अंदर में कृषि शिक्षा, अनुसंधान, उसका प्रसार, उसका प्रशिक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता अर्जित की है। विश्वविद्यालय किसानोपयोगी अनुसंधान कर रहा है और कृषि पदाधिकारियों को भी नई नई प्रजातियों एवं तकनीकों को लगातार उपलब्ध करा के उस क्षेत्र में काम को आगे बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है। कृषि विश्वविद्यालय सबौर कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए आज जो इस संगोष्ठी का आयोजन किया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद भी देता हूं। और यह आज के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण एवं समसामयिक विषय है। कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने पर केंद्रित इस संगोष्ठी में आपने मुझे भी